Question number 1. 2, 3, 4, 5. 5 के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है। 4 बताना है क्या? भाई ये बोल रहा है मोस्ट स्टेबल रेजोनेंग स्ट्रक्चर इज, तो ये तो ऐसे बन जाएगा आपके पास, आप इस लोन पेयर को इधर पुटअप करें और इस पाई बॉन्ड को इधर पुटअप करें, तो CH3O ऐसा ऑप्शन छांटना है आपको, मोस्ट स्टेबल। अब एक बच्चा बोल रहा है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो ये होना चाहिए। एक्चुअली ये तो रेजोनेंग स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पेंटावेलेंट हो गया। आप याद कीजिए, मैंने जब आपको स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पढ़ाई थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पहले अपन उसको बनाना सीखें और उसके बाद स्टेबिलिटी अचीव करें। वो काम मैं इसीलिए करवा रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस में डेफिनेटली अगर आप वैसे चलोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल लगता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5, 6, 6 स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है बच्चों ये, तो ये क्वेश्चन वैसे एथिकली देखा जाए तो यहाँ का है नहीं, क्योंकि ये सब आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये बात क्लियर हो जाती है ना। अब उसमें भी अगर अपने को फिर सर्च ही करना हो, मेरे हिसाब से इस वाले के अंदर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा है, कारण लीनियर कॉन्जुगेशन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। इसमें भी कॉन्जुगेशन दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी। ये थोड़ा बाद में हो जाएगा, है ना। मतलब ये कॉन्जुगेशन ज़्यादा कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है, ये वाला थोड़ा कम कर रहा है और ये वाला भी थोड़ा कम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अपने को ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्थ हो और फिर थर्ड हो। ऐसा ऑप्शन एक ही है सर। जो आपने पूछा। मैं इसमें एक रिमाइंडर दोबारा डालता हूँ कि मैंने आपको कुछ 4 या 5 रूल्स लिखवाए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के, वो मत लगा लेना यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की गिनती में आते ही नहीं है इसके साथ। समस्या क्या है, ये दोनों आपस में स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग है, ये बात सही है, ये दोनों आपस में CF हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स, मगर चारों आपस में नहीं है, तो चारों के बीच में वो रूल नहीं लगेगा। गॉट इट? इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ बोलें। सर मेरे को सर एक डाउट था। प्लीज बोलें। सर कभी तो सर हम पार्ट्स में कॉन्जुगेशन कराते हैं, कभी हम लीनियरली कॉन्जुगेट कराते हैं, सर ये कैसे मालूम चलेगा? हम कोई कॉन्जुगेट नहीं करवा रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि उसमें कैसा कॉन्जुगेशन है। तो सर अगर मैं बस ऑप्शन हो जैसे पार्ट्स में कराना हो या फिर लीनियरली, तो लीनियर प्रेफर करेंगे फिर? नहीं, हमारे पास ऑप्शन हो तो हम जो मैक्सिमम कॉन्जुगेशन है वो करवाते हैं। अच्छा, मतलब मैक्सिमम कॉन्जुगेशन कराना है हमें। हाँ, ठीक है सर। क्वेश्चन आना नहीं चाहिए यहाँ पे, आ गया तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। सर हाँ जी। हेलो सर, क्वेश्चन 6 में ऑप्शन सी को कैसे रिजेक्ट किया? उसमें फोर्थ के बाद सेकंड आ रहा है, जबकि अपने को फोर्थ के बाद थर्ड चाहिए, ये ज्यादा कॉन्जुगेशन करेगा ना। गॉट इट? ठीक। 13, 14,
15, 16, 17. 15. 3 sir. Which group shows plus M effect when attached with a benzene ring? बेंजीन रिंग के साथ प्लस एम ये नहीं कर सकता क्योंकि लोन पेयर नहीं है, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि लोन पेयर नहीं है। तो एक ही बचता है कि आप स्वयं एक बेंजीन रिंग लगा दें, तो वो बेंजीन के साथ अगर इसको रेफरेंस माने माइनस एम भी कर सकती है और प्लस एम भी कर सकती है। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा आता कि विच ग्रुप शोज माइनस एम इफेक्ट, तो भी यही आंसर हो जाता, प्लस एम इफेक्ट तो भी हो जाता, क्योंकि बेंजीन तो खुद एक रेफरेंस है, तो वो प्लस एम भी शो कर सकती है और माइनस एम। सर दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे सर, माइनस एम प्लस एम में कि किसका ज्यादा होगा, दोनों बराबर होंगे इफेक्ट? मेरे हिसाब से तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जब दोनों बेंजीन है तो ना प्लस एम करेगी ना माइनस एम। ओके सर। तो ना माइनस सर, एम अभी करेगी ना आपने प्लस एम कहा- करेगी, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली दोनों कर लेगी, तो जो नेट इफेक्ट है शायद वो जीरो हो जाएगा, यूं कहना चाहिए। ओके सर। मतलब अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको कहते हैं ना सिम्टोमेटिक क्वेश्चन है। बाकी तीन ऑप्शन किसी काम के नहीं है, तो लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन। ऐसा कुछ लग रहा है। 17, 18, सर 17. 17 तो अपन ने डिस्कस किया है पिछली बार ही, सेम क्वेश्चन था आई थिंक, या तो शीट में था या सर शीट में है। PPT में था। हाँ सेम क्वेश्चन है। 18 के अंदर ओ एन कहीं देखने को नहीं मिला सीरीज के अंदर प्लस एम वाली। सर ओ माइनस, सर ओ माइनस हो गया ना वो ओ तो। माइनस ऐसे मान सकते हैं क्या? यस सर, हाँ आयनिक सर, बॉन्ड क्योंकि है. आयोनिक बॉन्ड है सर। काउंटर यहाँ पे भी ऐसा मान लो O माइनस और CH3 प्लस। नो नहीं सर, कोवेलेंट है नो सर. सर, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंसी को ही अपन इस तरह से ट्रीट करते हैं, इट्स वैलिड फॉर कोवेलेंसी। सर 19 सर 19. 19 अरेंज द फॉलोइंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली 19 वाला हमने सवाल इसलिए दे दिया 18 की देना मदद से चाहिए, हो जाएगा ये भी। बट हाँ अद्भुत खत्री होगा शायद ये। 18 या मयंक होगा शायद है। 18 वाले से इसका रिलेशन है। 18 वाले से क्या रिलेशन है? लेट मी गिव इट टू यू। एरोमेटिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसमें कवर अप होती है। तो एक्चुअली आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये कि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ये रिएक्शन ज्यादा करेगा। रिएक्शन रेट का मतलब होता है रिएक्शन फास्ट करना, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली ज्यादा चक्कर में ना आते हुए शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, बस आपको ये बोलना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब बस आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर यहाँ की 12th में आएगा. ये 12th में आएगा। 12th में आएगा और अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसको 12th में जस्ट आपके जो एलिमेंट्री टॉपिक रह गए हैं GOC2 और स्टीरियो, उसके जस्ट बाद अपन इसको ले लेते हैं। इस बार थोड़ी प्लानिंग चेंज करवा रहा हूँ मैं, देखते हैं कितने अपन उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब कर लोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 20, 21, सॉरी DPP C5 क्वेश्चन नंबर 1। सर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये सारी कॉन्जुगेटेड है, ये आपने देख लिया होगा। अब जब ये सारी कॉन्जुगेटेड हैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है दैट इज ओनली अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। मेरे हिसाब से इन दोनों डबल बॉन्ड में 2 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ है, एक यहाँ है, तो कुल मिला के 3 हाइपर कॉन्जुगेशन अपने पास हो जाते हैं।
इसमें बात करें तो ये 2, इसमें बात करें तो ये 3 तो है ही सही, 2 और 2, ये तो बड़ा जोरदार लग गया। 3 और 3 6 और 3 9 तो यही निकल आया है, ये 11 13 हाइपर कॉन्जुगेशन। आई थिंक नाउ इट इज वेरी लीनियर, जो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किस्सा खत्म। सर एक डाउट था कि जैसे सर OH है और OR है, तो उसमें से OH का प्लस M ज्यादा होता है, तो इसका रीजन SIR है क्या? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। ओके सर। आप उस चीज को देखो ना, NH2 NHR और NR2, तो ये किससे कोएल्स कर रहे हैं? SIR से कर रहे हैं। NH2 SIR ज्यादा होगा, R ग्रुप आते आते कम होता जा रहा है। SIR के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करता हूँ। तो लेट्स टेक ऑन टू द क्लास टू द फ्रूटफुल मैनर। स्विच करने का कहाँ गया इसमें, था ना एक? सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। यस सर, थोड़ी लो वॉइस आ रही है। सर लेफ्ट हैंड की तरफ जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये वाला होम, होम के ऊपर, होम जो है ना उसके ऊपर। अब ये क्या चालू हो गया? अच्छा, सर वो व्हाइट बोर्ड। सर ये तो होम हो गया ना सर। 2 मिनट सर लेफ्ट हैंड में व्हाइट थर्ड बोर्ड पे आ जाते हैं और काम की बात कर लेते हैं, बाकी सब बाद में कर लेंगे। स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। काम की बात कर लेते हैं। यस सर। इसको एग्जाम्पल को एक बार आप समझो, बजाय इसके कि आप इसको पेन डाउन करो, ठीक है? तो एक बार आप इसको समझोगे तो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दिस विल बी भाई, इन दोनों के अंदर अगर अपने को ये मालूम करना हो कि नेगेटिव चार्ज का एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होता। क्वेश्चन की गाइडलाइन कुछ ये है। तो इसको आप चाहें तो बहुत सिंपल वे में बैठा सकते हैं। सिंपल वे कैसे? इस नेगेटिव चार्ज को साइनाइड का -m लगेगा और यहाँ पे NO2 का -m लगेगा, और आप कहेंगे कि NO2 का -m ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है। अब अगर NO2 का -m ज़्यादा होता है तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर हो गया कि यहाँ नेगेटिव चार्ज का एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। यस सर, थोड़ी लो। हेलो, नाउ इट इज क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन मतलब ये है कि कौन ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स बनाएगा इन लाइक दैट। तो अपन एक मोटे मोटे तौर पे कह देते हैं, जब तक अपन 12th क्लास में नहीं जाते, कि दैट इज प्रोपोर्शनेट टू स्टेबिलिटी ऑल्सो। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में कहना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ -m ज़्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा,
तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, सो दिस सीम्स टू बी एन आंसर। अब बच्चा इस पे क्वेश्चन उठाता है कि साहब ऐसा कैसे हो गया, तो आइए वो दिखाता हूँ ऐसा कैसे हो गया। चेक भी करवा देता हूँ आपको, नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर वो तो यहाँ पे भी है, बिल्कुल यहाँ पे है। अब जब वो यहाँ पे भी है और इधर भी है, तो कैन यू फिगर आउट द डिफरेंस, कैन यू मेक इट आउट? कैसे? ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, उसमें नाइट्रोजन और दूसरे में नाइट्रोजन पे। ऑनलाइन वाले 1 मिनट चुप रहो। हाँ बोलो बच्चे। ठीक है, ये बड़ा क्लासिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। ऑनलाइन वाले जो कह रहे थे अब वो शुरू करें एक बार, वो 1 पॉइंट बिल्कुल क्लियर बात। सर ओ पे नेगेटिव है तो माइनस ऑक्सीजन पे उसको बस स्टेबलाइज सिंपल करें। बात है भाई, लॉजिक तो यही है ना कि यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा और यहाँ ओ पे नेगेटिव आएगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ओ पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई इसका माइनस है। इससे आपको एक बात का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि NO2 का माइनस एम ज्यादा क्यों होता है। तो NO2 का माइनस एम ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उससे जो ऑक्सीजन है दैट इज बियरिंग अ नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास होल्ड कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गई ना बात? तो ये ऑर्डर अपने पास आ जाता है। अब मैं पॉइंट बदलता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें भी मान लो अपने को स्टेबिलिटी पूछ ली या एक्सटेंट ऑफ, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी पूछ ली या एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन पूछ लिया, तो बच्चे कई बार माइनस एम से ही चलते हैं कि इसका माइनस एम और इसका माइनस एम, इसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा एंड ऑल दैट। बट ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा डिफरेंट है मैटर। क्या मैटर डिफरेंट है? ध्यान से सुनिए। ये एक, अरे अंडू कर सकते हैं ना अपन। तो ये एक हमारे पास बड़ा ग्रुप, ये दूसरा बड़ा ग्रुप और ये तीसरा बड़ा ग्रुप, 3 बड़े ग्रुप अपने पास आ जाएंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SIR। SIR के तहत होगा क्या वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेंजीन और NO2 अपना प्लेन लूज कर देंगे, तो बेंजीन अपना जो प्लेन है वो चेंज कर देगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो अब इसके ऑर्बिटल, अब इस NO2 के ऑर्बिटल जो है ना वो, अच्छा ये हाथ लगाते ही और वो मिटने वाला आ जाता है, ठीक है। तो अब जो NO2 के ऑर्बिटल है ना वो बेंजीन के साथ माइनस एम करेंगे तो सही, बट दे विल सफर SIR, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। अब फिर बच्चे बोलते हैं कि सर वो SIR यहाँ पे भी हो सकता है शायद, लेट्स चेक इट आउट कि भाई यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर से पुटअप करता हूँ। ये एक बड़ा ग्रुप है, ये दूसरा बड़ा ग्रुप है, आई एग्री, और ये तीसरा बड़ा ग्रुप है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और यहाँ पे भी SIR होना चाहिए या हो जाएगा, बट वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। बड़ी प्यारी सी बात है, क्योंकि आप खुद सोचो इसका शेप लीनियर है। जो लीनियर होते हैं उनका कोई प्लेन तो होता ही नहीं है, तो जब प्लेन नहीं होगा तो चेंज कैसे होगा? आप मेरी बात को समझिए कि SIR बेसिकली मींस चेंज ऑफ द प्लेन। जो चीज प्लेनर थी ना, मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूं कि आप यूं मानो ये बेंजीन है और ये नीचे NO2 लगा हुआ है। तो NO2 ऐसे प्लेन में है ना एक, ये NO2 ऐसे टिल्ट हो जाएगा, तो यू कैन ऑब्जर्व द चेंज ऑफ द प्लेन। और हेंस अब NO2, नीचे वाला NO2 है ना, वो बेंजीन के साथ प्लेन में नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? तो प्लेन होगी तो प्लेन चेंज हो गई, तो ऑर्बिटल टिल्ट हो गए। इसमें क्या झगड़ा हुआ कि इसकी कोई प्लेन ही नहीं है, ये तो लीनियर है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? ये ऐसे लाइन में है, ये मान लो बेंजीन है और ये नीचे लाइन है। अगर आप उसको घुमाओगे भी सही ना, तो आप खुद देखो लीनियर चीज को घुमाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक लीनियर चीज है, उसको घुमाओगे तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन यूज करते हैं। सर बेंजीन रिंग कभी टिल्ट नहीं होगी ना?
बेंजीन रिंग कभी टिल्ट नहीं होगी, ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी टिल्ट हो वो तो रिलेटिव मोशन है, ऊपर वाले को घुमाओ या नीचे वाले को घुमाओ। हाँ सर, सॉरी सर। तो इसमें आप चाहें तो यूँ याद कर लें कि CN जो है वो छोटा ग्रुप है, और ऐसे बता देते हैं कई बार कि CN या छोटे ग्रुप SIR शो नहीं करते। ये सब बेकार की बात है, कोई छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, SIR हर ग्रुप शो करेगा। ये ग्रुप क्यों नहीं शो करता, उसके पीछे कारण ये है कि ये इसकी कोई प्लेन ही नहीं है, तो जब प्लेन ही नहीं है तो चेंज कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, तो ये हमेशा -m शो करेगा। अब फाइनल पॉइंट पे चलते हैं। यहां बात करें तो -m जो है वो डिक्रीज वैल्यू में लगा, और यहां बात करें तो -m लगभग सेम रहेगा। फुल लगा। लगभग सेम क्यों, क्या कमी रह गई आप बताओ ना। फुल Yes, लगेगा, sir, और जब full -m लगेगा, फुल yes, sir. लगेगा तो अपन एक बात कह सकते हैं, और वो ये है, तो अब बताइए एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन या कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा होगा, और हेंस इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी मैं कुछ इसकी छोटी मोटी तैयारी भी करवा रहा हूँ, इसमें मतलब इसको और अच्छा अपन विजुलाइज करवाएंगे क्लास के अंदर। उसकी मैं कुछ बनवा रहा हूँ, जो जिसको क्या कहते हैं आप लोग, ग्राफिक्स जो है ना उनसे। एनिमेशन। हाँ, क्योंकि ये चीजें ओलंपियाड में आ चुकी हैं। बट अपन ये मान के चल रहे हैं कि जेई के अंदर भी ये इक्वली रिलेटेबल है ना। एक बच्चे को लगता है खूब जोरदार मजा आ गया कंसेप्ट सुनने में, है। ये एक तरह से फाइनल लेवल है ऑर्गेनिक का, बट आप देखो ओलंपियाड और IIT जेई इसको टच करता है। नॉर्मल बुक्स के अंदर ये चीज़ें मिलती नहीं है, बहुत अगर अपन कोर के अंदर एंटर करते हैं ना तब जाके ये चीज़ें मिलती हैं। आप अगर नॉर्मल किताब देखोगे ना, मॉरिसन बॉयड, ग्राहम सोलोमन, तो उनमें ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, IL फिनार में। बट ओलंपियाड इस बात को पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा अपने को पढ़ के जाना चाहिए। ये डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ, आपने ये तो समझ में आ गया होगा कि ये नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना GOC 2 में ही तो आ गए अपन एक तरह से anion, बट SIR लगाना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि वो कैसे लगाना चाहिए। और आई वांट टू रिपीट, SIR का छोटे और बड़े ग्रुप से कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं है, ये आपको मान के चलना है। अब अपन वापस वहां कैसे जाएं, PDF पे स्क्रीन शेयरिंग कर दें, फाइल व्यूअर, लो जी आ गए अपन डाउनलोड्स। जियो से थोड़ी चल रहे थे अपन, चलिए साहब, तो अपन कहाँ थे, अच्छा यही थे। क्वेश्चन नंबर 2 3 सर 3। सर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में C और D कैसे हो गए? हाँ सर, C और D। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 3 है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन 2 है, जबकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 1 है। आप क्या प्लस आई से कर रहे थे क्या? हाँ यस सर, सॉरी सर। क्लास में बताया था ना मैंने, ये तो गलती होती है। क्वेश्चन नंबर 3 वापस SIR का क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने पढ़ाया तो उससे तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये NO2 को प्लेनर नहीं रहने देंगे, एंड दिस सीम्स टू बी द रीजन। ठीक है सर एक बार भी विजुअलाइज करा।
एक्चुअली ये 3 बड़े ग्रुप है ना, तो ये सब आपस में प्लेन में कैसे सर रहेंगे? बी वाला बी बॉम्बे, यस सर। बॉम्बे में मिथाइल थोड़ा दूर है इससे, दैट कुड बी द रीजन। तो सर ये सोचेंगे कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जो परिभाषा क्लास में लिखवाई थी वही सोचेंगे कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे बड़े ग्रुप आते हैं तो दे विल ऑफर हिंड्रेंस एंड हेंस दे विल ऑफर SIR। ठीक है सर। सर पैरा पे मतलब मेटा पे कितने भी बड़े ग्रुप आ जाए तो फिर वो हिंड्रेंस ऑफर नहीं करेंगे। मेटा पे मेटा पे सर मान लो बहुत बड़े ग्रुप आ जाए तो भी कोई हिंड्रेंस ऑफर नहीं होगी SIR की। यस। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, सर 8 का सी। 8 में ये ड्यूटीरियम SIR शो करेगा ना? ड्यूटीरियम हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, अपन ने पढ़ा भी था, हाइड्रोजन भी शो करता है, ड्यूटीरियम भी शो करता है, सिंपल। वो अलग बात है कि ड्यूटीरियम का थोड़ा कम होता था, है ना? आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ाया था ना आप लोगों के। सर डी वाला इसमें नहीं होगा ना क्योंकि ब्रेड थ्रू लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्लियर केस है ब्रेट रूल का। हाइड्रोजन अल्फा तो है बट हाइपर के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड आप पुटअप नहीं कर सकते, तो डी वाले में नहीं होगा। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला बता दीजिए, वो आंसर में दे रखा था सर। बिल्कुल होना ही चाहिए क्योंकि अपन ने जो पढ़ा था वो केस यही तो है कि ये पाई बॉन्ड इधर पोलराइज करवा के, ये तो नोट्स में करवाया है मैंने। छब्बीस जनवरी वाला लेक्चर देखिएगा। 10, 11, 12, यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें तो वही रेजोनेंस एनर्जी वाला लग रहा है, और तो क्या है, हाँ या ना? इसमें क्या होगा बेसिकली, ये एक डबल बॉन्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो आपने पढ़ा था उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेंगे अपन कि 8 इंटू 1 का कितना है 28 माइनस टोटल का कितना दे रखा है, ऐसे करते थे ना? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ RE, डिवाइड बाय 8 क्यों करेंगे? टोटल का आएगा तो पूरा का ही करेंगे। अगर रेजोनेंस एनर्जी पर पाई बॉन्ड पूछते तब करते डिवाइड बाय 8। रिपोर्ट योर आंसर एज अ रेजोनेंस एनर्जी डिवाइड बाय 8। ये क्या पागल बनती है यार? वो मुझे समझ गया कि उनको वो डिजिटल सेट करना होगा। यस सर, डिवाइड बाय 8 करके आंसर बताना है। कचरा। सवाल नंबर 13। सर 13 का एस ऑप्शन। वैसे तो इस क्वेश्चन का यहाँ कोई काम नहीं था, ये अपना थर्मो का क्वेश्चन है, वहीं डालते तो ठीक रहता। क्वेश्चन नंबर 13 में बोले बच्चे। सर एस ऑप्शन। 13। एक बच्चा गाना वाना शायद बजा रहा था, मैंने उसको रिमूव कर दिया, वो मैसेज कर रहा है कि सर मुझे क्यों रिमूव किया। वो वापिस आ गया, गजब। तो अब गाना मत बजाना आप, ठीक है?
सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, दोबारा बोले बच्चे आप सर लोग, डाउट 13 क्या है का आपको? एस ऑप्शन से मैच। लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब बेसिकली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लोग, एक मिनट और पढ़ लो अच्छे से, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, लोन पेयर नहीं पूछ रहा, वही देख रहा था। तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन तो ये है क्योंकि ये कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, ये भी हैं। कुछ मजा नहीं आया, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना चाहिए ना, लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बोलना चाहिए, क्योंकि लोकलाइज तो ये भी होते हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले भी तो लोकलाइज होंगे, तो ऐसे तो सब में सिग्मा बॉन्ड है। सर ऐसे ऊपर भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ही लिख रखा तो डीलोकलाइज में तो खैर समझ में आता है कि उसकी तो कंडीशन होती है, है। यस सर, मतलब लेकिन ये लोकलाइज की तो कोई कंडीशन नहीं होती है। तो हाँ सर, एस का बी भी दे रखा है, वो समझ लो। नहीं, मेरे हिसाब से तो इन चारों में एस मैच करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बात समझ में आ रही है क्या? या तो इनको ये यस लिखना सर। चाहिए लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड या लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो फिर अपन थोड़ा अकल लगाते हैं। ठीक है, ये एक ठीक डिस्कवरी हो गई, बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया। आप चाहें तो इसको लिख लें, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कर दें, वो ठीक रहेगा ना। लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसके आंसर हो जाएंगे, एक तो इसमें लोकलाइज्ड है पाई, इसमें लोकलाइज तो है बट वो पाई नहीं है, वो लोन पेयर है, और इसमें है, इन दोनों का आंसर हो जाएगा। वो तब होगा जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर आपने 9th के सेकंड का क्या बताया था? नाइन्थ का सेकंड देखते हैं साहब। हाउ मेनी स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिलोकलाइज्ड। भाई इसमें मैंने बोला था कि इसका पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है। ये आंसर में दे रखा है। आंसर सर्च कर लेते हैं साहब, ऐसी क्या बात है। पॉजिटिव चार्ज इज नॉट डिलोकलाइज पूछ रहा है, तो इसमें डिलोकलाइज नहीं होगा। सॉरी सर, आ गया। यही दे रखे आंसर सर। इधर तो सेम हो गए, क्या चक्कर हो रहा है ये? सर ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन दिया है सर। अच्छा सॉल्यूशन चल रहे हैं क्या? मैं भी थोड़ा 3 बार गर्दन घुमा ली यार कि ये इन दोनों में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा, चक्कर क्या हो रहा है ये? चलो, बुढ़ापे के लक्षण आ रहे हैं मेरे अंदर पैरामैग्नेटिक धीरे और धीरे। डायमैग्नेटिक का बता दीजिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे करना है? दोबारा बोलें। सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कैसे करना है? सर हमने और वो इनऑर्गेनिक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से चेक किया था, तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ भी वैसे ही होगा, वो तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है पैरामैग्नेटिज्म का। तो ओके। the paramagnetism is the universal concept, unpaired electrons causes paramagnetic character, है ना, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, है ना। रिंग करंट में थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है, तो रिंग करंट के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे आराम से फुर्सत से। जैसे आज एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया ना, SIR CN पे नहीं लगता, तो ऐसे ही रिंग करंट में अपन पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में, तो वो अभी ऐसे नहीं, फुर्सत से करेंगे उस काम को। फिलहाल तो अपन ने जो 2 क्लासें लगाई ना, एक तो 26 जनवरी को लगाई नियम विरुद्ध, और एक 29 को भी लगा ली थी ना अपन ने शायद। तो वो दोनों क्लासों की वजह से अभी अपन थोड़ा कंफर्ट जोन में है, कोर्स अपन पूरा कर रहे हैं बढ़िया। अब फिर मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीक में अपन कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में तो फिर आपके वापस से शुरू हो रहा है ना, वो देखना है। चलो सर सर 13 के बी में 13 के बी में भी दिया हुआ है सर एस। सर उसमें वो लोन 13 कहाँ गया? यही 13 के बी में एस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन,
तो वो मैंने बता दिया ना कि नहीं होगा, उसमें क्या डाउट है अब, क्योंकि इसमें लोकलाइज तो है, ये बात सही है। बट लोन पेयर है, और हमने जो करेक्शन किया था वो किससे, पाई बॉन्ड से ऑफर किया था। अभी क्लियर है क्या? यस सर। यस डीपीपी नंबर 5 तक ही दिया था क्या? चलो सर 6 भी दी थी। नहीं सर 6 नहीं दी थी। सर 6 मत कर दीजिए। 5 तक ही नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 6 के अंदर अपन चाहेंगे तो उसको रिवीजन डीपीपी मान के उसके बाद कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। कहाँ गया एक्सरसाइज? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी होता है, वो भी प्रूव करवा दूंगा, क्योंकि वो फ्रॉस्ट डायग्राम्स हैं, और फ्रॉस्ट डायग्राम्स पूछे जा रहे हैं ओलंपियाड में, तो पूछे जा रहे हैं। तो आईआईटी में पढ़ाते हैं ये लोग, दे सकते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम, बनाना सिखा दूंगा। छोटा सा आइडिया यूँ बता देता हूँ बेसिकली। ये लोग फ्रॉस्ट डायग्राम बनाते हैं बेंजीन का कुछ ऐसे, इसको फ्रॉस्ट सर्कल कहते हैं। तो इसको तो हम मानते हैं, जिसको हम कहते हैं जीरो एनर्जी पॉइंट, बारी सेंटर बोलते हैं ना इसको आप लोग, और बारी के नीचे बॉन्डिंग, और बारी के ऊपर एंटी बॉन्डिंग। तो बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 6। तो वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपकी एमओ थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग भर लो। एमओ थ्योरी में पहले किस में जाता है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, इसीलिए कहते हैं कि बेंजीन इज मोर स्टेबल। तो ये फ्रॉस्ट सर्किल डायग्राम है, वही बता दूंगा, है ना। कोई माइकल फिलिप्स है, इसने मैसेज किया है, पता नहीं क्या क्या नाम लगा के बैठ रहते हैं बच्चे। एक बार मुझे गाइड कर दीजिए एक्सरसाइज 1 में। एक्सरसाइज में शायद हो गई थी। 1 में क्या बाकी है? A to H कंप्लीट है क्या? यस सर। गुड जॉब। पूरा है सर, हो गया। एक्सरसाइज 2 से शुरू कर। सर जीओसी के लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए अभी तक। पेज नंबर डाल दीजिए। सर पार्ट 2। कहाँ निकलवा दिया तुमने, नालायक हो। अच्छा। सॉरी, माय मिस्टेक। चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। सर 8 तक डिस्कस हो गया था। 8 तक हो गया, ठीक है, अपन तो बहुत कंफर्टेबल है यार, इसका मतलब 8th तक हो गया है ना। तो 9 10 सर 9 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीसी बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग इज। तो आई थिंक एक बात यूं कह सकते हैं कि भाई सबसे कम बॉन्ड लेंथ तो इसी की होगी, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, ये डिलोकलाइज्ड है, ये डिलोकलाइज्ड है, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा डिलोकलाइजेशन इफेक्ट आएगा। हालांकि हाइपर इसमें भी है, बट सबसे कम है। तो मेरे हिसाब से तो क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो सेकंड वाले की सबसे कम होगी, है ना, ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए ये।
फोर्थ वाले की, अच्छा हाँ ये फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले की सबसे कम होगी, उसके पहले फिर सेकंड वाला आएगा, ऐसा ही कुछ है ना? ऐसा ऑप्शन छांट लो एक बार। एक ही ऑप्शन है बी। एक मिनट रुको, सेकंड एंड देन फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं थर्ड वाला सबसे ज्यादा है तो फिर फर्स्ट आ जाएगा। थर्ड वाला सबसे ज्यादा है क्योंकि उसमें इक्वल कंट्रीब्यूटिंग सर कॉन्जुगेशन है। वही बोला सर, अच्छा सबसे ऐसे, ज्यादा इसलिए डायरेक्ट फर्स्ट आ गया सर, वही की ऑप्शन है जिसमें थर्ड पहले है, उससे छांट लेंगे। तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा आएगा, ये भी तरीका ठीक है आपका। इससे ऑप्शन आ रहे हैं क्या? सर एक ही ऑप्शन है सर, उसे तुरंत आ ओल गया। लो, ओल लो, उससे भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, सबसे ज्यादा वाला भी एक ही और सबसे कम वाला भी एक ही है, तो इक्वली एक्सेप्टेबल। 10th 11th, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मतलब इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है आप लोगों को। जनरली बच्चे क्या है, क्वेश्चन रट लेते हैं, उसका नुकसान होता है, खासकर अच्छे बच्चों को ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे मतलब सब कैडर के बच्चे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई बच्चा कम बुद्धि वाला है या ज्यादा बुद्धि वाला है, भगवान ने बुद्धि तो बराबर ही दी है, कोई उसको कहाँ लगाता है सब उस पर डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज्यादा है तो उनको हम बोल देते हैं कि वो अच्छे बच्चे हैं। वो जनरली कई बार क्या क्वेश्चन रट लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि क्वेश्चन रट लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा आईआईटी में भी यही कुछ पूछ रहा होगा जो हमारे क्लास में करवाया था, जबकि हो सकता है वो कुछ डिफरेंट चीज पूछ रहा हो। तो वहाँ बच्चा तो शीट के हिसाब से चलता है, अच्छा हाँ ऐसा ही होगा, और वो नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। तो दिस वाज द आंसर टू द मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। आप क्वेश्चन नहीं रटेंगे तो नेगेटिव मार्किंग से बचे रहेंगे। 11 12 सर 12 which of the case sigma pair and pi bond pair both are attracted in same direction? same direction का मतलब ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी मतलब जेई मेन में माइनस है, माइनस आई होना चाहिए तब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, या प्लस एम प्लस आई होना चाहिए तब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर अपन OCH3 की बात करें तो OCH3 प्लस एम होता है और माइनस आई, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे CHO को आप देखें, CHO इज माइनस एम एंड माइनस आई, तो जॉब इज डन लाइक दैट। खेल समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ जी सर एक डाउट था, अगर सर बेंजीन रिंग पर NH2 और NO2 मेटा पोजीशन पे है तो वहाँ पे क्या मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट शो होगा? NH2 एंड NO2 मेटा पोजीशन। हाँ सर क्यों नहीं एक होगा, ग्रुप मेटा पोजीशन डिफाइन होती है? बिल्कुल अभी वो हो जाएगा। अभी मतलब एक काम कीजिएगा, अभी डिस्कशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपके पॉइंट पे आ जाएंगे। छोटी सी बात है, ये कल रात को ही डिस्कस हुआ था। मैंने एक थोड़ी सी एक्सक्लूसिव क्लास लगा रखी है 12th वालों की, रात को चलती है, तो उसमें रिवीजन करवाते रहता हूँ बच्चों को। तो उसमें कि कल रात को ही डिस्कस हुआ था, वो क्या डिस्कस हुआ था वही बता दूंगा और आपके सवाल का जवाब उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। 12 समझ में आ गया ना, या कोई डाउट है? गुड। 13 आ गया सर। 14 अब इजी लग रहा होगा क्योंकि ये ट्रिप, हाँ बोले बच्चे, ऑर्डर देख लेते हैं। मेरे हिसाब से एक्स वाले को तो पहले ही लिख दो कि वो सबसे कम होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब Y U Z W में से ये सब सिंगल है और W वाला सॉरी ये सब डबल है और W वाला सिंगल है, तो उसके बाद ये आएंगे। अब बच गए Y U और Z, तो U और Z बराबर होंगे ये कह सकते हैं। अब U और Z में हम एक बात को अगर यूं पटअप करना चाहें तो बेंजीन वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी आएगी, तो इनमें एक नेचर आएगा, ये जितने डबल हैं उतने ही सिंगल। हालांकि ये भी कॉन्जुगेट करके सिंगल हो जाएगा, ये देखो आप सिंगल हो गया, मगर क्योंकि ये बेंजीन के बाहर आएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें या नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा,
तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो इसके सिंगल होने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी। तो फाइनलाइज्ड आंसर पुटअप करता हूँ कि U और Z जितने डबल हैं उतने सिंगल, तो Y छोटा हुआ, गुड, Y छोटा हुआ, तो यहाँ मुझे पुटअप करना चाहिए Y छोटा हुआ ना, तो यहाँ हाँ सर वहाँ पे Y, y आ जाएगा। यहाँ U इक्वल टू Z, और ये निशान हो गया अपने पास W का। खेल समझ में आ गया? गुड क्वेश्चन, बैठो। 15 तो वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है, तो कुछ इसमें करना नहीं है। इसमें आप देखो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है बेंजीन के साथ, जबकि कोई भी पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ कॉन्जुगेट नहीं कर रहा, तो यहाँ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो डेल्टा एच सबसे कम, फर्स्ट वाला सबसे कम होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन में से छांटना है। अब मेरे को इन सब में सबसे निकम्मा यही वाला पाई बॉन्ड लग रहा है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो इसका डेल्टा एच सबसे ज्यादा, तो फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा। सेकंड और थर्ड में आप हाइपर से कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर? सिक्सटीन 17 17 में फर्स्ट और थर्ड, ये भी मैंने क्लास में करवाया था कि इन दोनों में हाइपर बराबर है, कितने कितने, 6 तो फिर कैसे करोगे? सर हाँ, ये एनसीईआरटी में आईआईटी भी में है। भी आया हुआ है, ये इसका ज्यादा होता है। सर ये आपने बोला था याद रखने को। ये याद ही रखना चाहिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि कुछ लोग समझाते हैं इसको, मतलब वी डोंट वांट टू एक्सटेंड द ग्रीटिंग्स कि वो क्यों समझाते हैं। 16 सर एक बार। 16 इसमें कौन कौन सी ओवरलैप नहीं हो सकती है? तो मुझे लगता है ये तो ऑप्शन के हिसाब चलना था। हाँ, ये हमने टेस्ट में दिया था, डी ऑर्बिटल होता ही नहीं कार्बन के अंदर, तो कोई इशू है ही नहीं, आपको कुछ पूछना ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा है, इसको बहुत 18 पूछते हैं बच्चे। आपको भी पूछना है क्या? अरे यार, एक बार ट्राई करो इसको, 2 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, हो कुछ गया तो सर करो। ये वाला। ऐसा सर पेन चलाओ एक बार, हो सकता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। Excuse me, sir. हाँ बताएं। Sir, can I answer this? आंसर देना चाहते हैं? Yes, sir. एक मिनट, चलो बोलो, बताइए प्लीज।
से जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है उसको कॉन्जुगेट कराएंगे तो पहले सेकंड कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा बहुत बढ़िया। इससे, और फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो फोर्थ पे माइनस चार्ज आएगा। अब बताओ क्वेश्चन कैसा है ये? इजी था। तो स्टिल वी नीड एनीथिंग? नो सर। इतना इजी क्वेश्चन है। और आप मतलब ये मुझे एक्चुअली ये हर साल पूछते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। ऑलमोस्ट 100% फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन के पूछने की हर साल, जबकि इतना इजी क्वेश्चन है। मतलब ये लेक्चर 2 या लेक्चर 3 बेस्ड है ना। 19 तो बहुत क्लियर है, बोरॉन के पास जो खाली ऑर्बिटल है उस कारण सारा एरोमेटिसिटी आ रहा है, ये बात क्लियर है ना। अगर यहाँ बोरॉन के बजाय कार्बन होता तो फिर हम एरोमेटिसिटी अज्यूम नहीं कर पाते, है ना। ट्वेंटी 21 20 तक ही दिए होंगे। हाँ, उसके बाद तो फिर ये पता नहीं मिक्स कर दो सब। पार्ट 2 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 5 तक हो गया सर, इसका 4 तक हो गया था सर। 5 तक हो गया है। 5 बताना है क्या? 5 में ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट नहीं करेगा, बट एक सल्फर वाला होगा वो कर लेगा। सल्फर वाला है नहीं इसमें, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर अपन बनाएं तो ये ऐसे आता है। तक हो गया था। इसमें क्या है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो है, बट नेगेटिव चार्ज उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू में। 6 ओके। 6 पे चलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन शो करेगा? मेरे हिसाब से ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें ब्रेड का नियम लगेगा, है ना। ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि ये एनायन है। रेडिकल और कैटायन वगैरह शो करते हैं, ये बाकी सब शो करेंगे। ये भी शो नहीं करेगा, ये करेगा। इसमें अल्फा एच नहीं करेगा। एच कहाँ गया? एच में डबल बॉन्ड है ना, इसलिए कर लेगा। नहीं करेगा सर। अल्फा एच नहीं है क्या? डबल बॉन्ड से एच कार्बन अल्फा। अच्छा हाँ, अल्फा एच ही नहीं है, ठीक है। मॉरल ये था कि जो सॉरी एनायंस है ना वो शो नहीं करेंगे, ये पॉइंट क्लियर है ना। सर, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वो sp3 का ही होना चाहिए ना, ये मस्ट कंडीशन है ना। हाँ हाँ, अपन ने ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने बताया था ना कि sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द पाई एंटी बॉन्डिंग। 5 स्टार एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग तो दिखता नहीं है, इसलिए उसको तो बता नहीं सकते, तो sp3 एक फाइनल कंडीशन होगी। 7 8 7th का सेकंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 7th का सेकंड एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 2 2 4 2 6 और 2 8 एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एट नेप्थलीन के बारे में एक व्यू देता हूं आप लोगों को, थोड़ा जगह है यहाँ पे, तो लेट्स यूटिलाइज द टाइम एंड स्पेस। नेप्थलीन को हम लोग जो कहते हैं ना वो एरोमेटिक है। एक तरीका तो हमारा क्लासिकल आता है कि आप इसको देखोगे तो ये बेंजीनॉइड है, ये बेंजीनॉइड है, सो वी आर हैविंग द केक्युलर बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स।
मॉडर्न थ्योरी इसको डिस्कार्ड करती है। उनका ये कहना है कि भाई केकुले बेंजोइड होना अपने बात में एक अलग बात है, बट इस तरह के जब पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं ना, तो अपने को अगर एरोमेटिसिटी सर्च करनी है तो वी मस्ट गो फॉर द पेरिफेरल एरोमेटिसिटी। तो इसकी पेरिफेरल एरोमेटिसिटी ये लोग ऐसे बताते हैं, कहीं से भी चालू कर लो, लेट से यहाँ चालू किया तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, बाहर बाहर से आ रहे हैं ना पेरिफेरल, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कैन नेप्थलीन बी द एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल एरोमेटिसिटी? यस। Yes, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि ये पेरिफेरल की वजह से एरोमेटिक है। बेंजीन इसमें तलाशना तो एक जिसको कहते हैं ना बच्चों को समझाने वाला खेल है, इट इज नॉट द रियल ऑब्जर्वेशन। फिर एक बहुत बढ़िया बात आपसे शेयर करता हूं कि सर अगर कोई बेंजीन के साथ एंटी एरोमेटिक आए तो? अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ जो बीच में पार्टीशन था उसको रवाना कर दिया है ना। जैसे ही मैंने पार्टीशन रवाना किया तो ये ऐसा हो जाएगा, पाई बॉन्ड अभी भी जहां थे वहीं लगा रहा हूं, आप निश्चिंत रहो। अब बताओ ये एरोमेटिक हो जाएगा क्या अभी? यस सर, एरोमेटिक रहेगा। नहीं नहीं 10 नहीं, एनुलिन है। ये 10 एनुलिन का हाँ केस सर, 10 है। एनुलिन, यस सर, यस सर। तो HS रिपल्जन कारण नाउ दिस बिकम्स नॉन प्लेनर एंड हेंस दिस Yes, sir. बिकम्स नॉन एरोमेटिक। उसका कारण यहाँ जो मौजूद हाइड्रोजन थे वही तो थे, तो हमने वो जो झगड़े का कारण था ना उसको एक तरह से हटा दिया और यहाँ एक पार्टीशन बना दिया, तो ये कैसा हो गया? एरोमेटिक। एरोमेटिक। क्योंकि जो नॉन एरोमेटिसिटी का कारण था हमने उसको कट डाउन कर दिया। फिर इसके ऊपर खूब रिसर्च हुई है ना। ओलंपियाड में एक बार क्या क्वेश्चन आया, उसमें क्या रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या आया कि इन्होंने एक बार मिटाते हैं चलो, ये क्या हो रहा है यार, कुछ सर भी। पेन भी चल रहा है, इरेजर भी चल रहा है एक साथ। एक्सक्यूज मी सर। मतलब मैं आपको यहां तक तो बता चुका हूं। अरे तुम भी मजे ले रहे हो नालायक हो। दिस इज नॉन और उसके पीछे ये हाइड्रोजन कारण थे, दिस इज एरोमेटिक और उसके पीछे कारण ये है कि ये प्लानरिटी आ गई बेसिकली यहाँ पे, है ना। फिर एक साइंटिस्ट ने रिसर्च कैसे की, मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना डायमैग्नेटिक करंट की रिसर्च कैसे होती है, उसने क्या किया, पहले ये कंपाउंड बनाया, फिर इस कंपाउंड में अभी तक तो नॉन कैरेक्टर होगा, नॉन मतलब समझ गए ना, नॉन एरोमेटिक। फिर इस कंपाउंड में उसने कुछ मैकेनिज्म लगा के ऐसे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया या CH2 जोड़ दिया। तो ये CH2 क्या करेगा, इन दोनों रिंग्स को जो ये ऐसे फोल्ड हो गई थी, बिल्कुल जैसे कपड़ा मरोड़ते हैं ना, बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो गई थी, नॉन प्लानरिटी, वो झगड़ा खत्म हो गया हाइड्रोजन जाने की वजह से, तो ये दोनों रिंग्स एक प्लेन में आ जाएंगी। हालांकि इनका जो ब्रिज है वो तो अभी भी नॉन प्लेनर है, मगर अगर रिंग का पोर्शन देखें, नीचे वाली रिंग का जो पोर्शन देखें, क्या वो प्लेनर रहेगा? क्या Yes, sir. उसमें हकल का नियम फॉलो हो रहा है? पूरे कंपाउंड में नहीं बोल रहा हूँ एज अ होल, पूरे कंपाउंड का पार्ट तो ये CH2 भी है, रिंग वाले पोर्शन में, हाँ सर, रिंग में वो हक्कल का नियम। हाँ सर, है ना। तो हक्कल उस नीचे follow लग रहा है नियम लग बात कह रहा हूँ ना, वो इस नीचे वाले पोर्शन के अंदर। अब बच्चा ये पूछ सकता है कि सर क्या करंट इस पूरे कंपाउंड में से पास करोगे, ऐसा तो ना रिंग में से पास कर लोगे? तो एक्चुअली क्या होता है, पूरे कंपाउंड को जब अपन पास करते हैं ना तो पार्शियल डायमैग्नेटिक करंट ऑब्जर्व होता है। इसका मतलब इसमें कुछ एरोमेटिसिटी के कैरेक्टर मिले, कुछ संकेत मिला, और अगर वो कुछ संकेत मिल रहा है, जिसको कहते हैं अपन कुछ सिग्नल मिल रहा है अगर अपने को, तो वो कहाँ से मिल रहा होगा? यही इस नीचे वाले पोर्शन में से मिल रहा होगा ना। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। तो वो जो नीचे वाले पोर्शन में से मिलेगा तो अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि दैट बिकम्स एरोमेटिक।
फाइनली जब इसके बारे में कमेंट करते हैं कि आप तो ये बता दो कि सर ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो जवाब आता है एरोमेटिक है, इंस्पाइट कि इसमें ये नॉन प्लेनर चोंच बनी हुई है, बट इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। सर यहाँ पे जो ब्रिज हेड कार्बन एटम्स है वो उनके पास डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो भी क्या, तो फिर उसने कैसे वो जोड़ दिया? कार्बन का साइज बढ़ गया ना बहुत ज्यादा, अपने पास रिंग का साइज बढ़ गया ना, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। हमने पढ़ा था ना कि जो ब्रेड का नियम है बेसिकली, वो आपको याद नहीं करना कि बस ब्रिज हेड पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता, ये तो छोटे मोटे रिंग्स के लिए होता है, ऐसी छोटी जो रिंग्स होती है ना वो पंगा करती है। अब कुछ याद आ रहा है? यस सर। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया होगा ऐसा कि अगर कोई बड़ी रिंग हो जाए तो उसमें ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आता ही है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल नेफ्थलीन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। गॉट इट? एक्सक्यूज मी सर। ओके हाँ सर। सर तो यस क्या सर। नैफ्थलीन के एरोमेटिसिटी भी पेरिफेरल एरोमेटिसिटी के, एंथ्रासीन के एरोमेटिसिटी भी पेरिफेरल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते नहीं है, करते हैं। जो मॉडर्न टेक्स्ट है ना वो एंथ्रासीन की एरोमेटिसिटी उसी पे एक्सप्लेन करता है, आप निश्चिंत रहिए। सर ये जो भी आपने मॉडर्न टर्म टेक्स्ट यूज की बना के डायमैग्नेटिक दिखाऊं क्या करंट, उसको आप लोगों को, एंथ्रासीन वाला बना के दिखाऊं यस आप लोगों सर। को? लाओ यस हाँ सर। सर। यहाँ बना देता हूँ, जगह है यहाँ पे। सर एंथ्रासीन शायद नीचे बनी हुई है। सर नीचे बना हुआ है सर फिनांथ्रीन और एंथ्रासीन। ये रहा ना अपने पास, ठीक है। क्या लगता है कंसेप्ट? यस सर। 100% पेरिफेरल। You should start from here. Pi sigma, pi sigma, pi sigma, pi sigma, pi sigma, pi sigma, pi. चलो अब अपन कहाँ पहुंचे? सर अभी आपने एक टर्म यूज की थी डायमैग्नेटिक करंट, वो क्या चीज है सर? उसको फिर अभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे, है ना, मतलब। ओके सर। सर 9। 9। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। ये पूछ रहा है नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, तो आई थिंक ये तो नेगेटिव नॉमिनल चेंज क्वेश्चन है। लिखा है सर, चेंज लिखा है, चार्ज नहीं लिखा हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिसप्लेंट होगा इंक्लूडिंग वो विद तो। द नेगेटिव चेंज। नेगेटिव चार्ज ही होगा यार, थोड़ी अकल लगाओ। नेगेटिव चार्ज ऑफ कोर्स, है ना। सर यही सोच रहे हैं चार्ज होना चाहिए, चेंज क्यों लिखा है समझ नहीं आता उस चक्कर में। एक बच्चा पूछ रहा है द स्ट्रक्चर विद चार्ज रेपरेटिंग आर नॉट एक्सेप्टेड। वो रेपरेटिंग नहीं है, सेपरेटिंग है। सेपरेटिंग मैंने बताया था ना, चार्ज सेपरेशन वाले काउंट नहीं होते, जिसमें आप अपनी खुद इच्छा से पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट कर लो, वो काउंट नहीं होते। ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस सर बताया था। ये चीजें हैं भाई। अब कर लोगे क्या, या बताना है कहाँ कहाँ घूमेगा? नहीं सर कर लेंगे। है ना, सिंपल। यहाँ तो ऑर्थो पे घूमेगा और पैरा पे, और ये इस कार्बन तक और आएगा लास्ट, इससे आगे नहीं जाएगा। 10,
ये क्या आ गया भाई? 11 आई थिंक 11 तक ही दिए होंगे, तो 10, हाँ 10 11 तक जाता। है ना? ये तो एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है? पार्ट 3 पे आना है ना अपने को? हाँ, पार्ट 2 तक ही ना? चलो ठीक है फिर। तो ये बात है बच्चों, है ना? नेक्स्ट अपन अब मिलेंगे 15-16 फरवरी के आसपास। नेक्स्ट होमवर्क कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट होमवर्क तो मैं यही कहूँगा कि आपने जो भी पढ़ा है इसको अब आप लोग रिवाइजन पे डालिए। रिवाइजन इज एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं होती आपको। अगर आप रिवीजन कर पा रहे हैं तो ही आप मान के चलिए कि द थिंग्स आर गोइंग स्मूथ। तो फ्रेंकली स्पीकिंग आपके बैच में तो मैंने एक डीपीपी डिस्कस करवाई भी थी शायद, जिसमें नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म था। एक टेस्ट लिया था ना, मतलब डीपी मतलब। यस सर। वो एक तरह से एक बार तो हो गया, एक और करवा दूंगा जिसमें जीओसी का रिवीजन ले लेते हैं अपन पूरा इंडक्टिव, है ना? और थोड़ा टफर लेवल पे ले लेते हैं, कुछ अलग हटके कुछ अलग तरीके के सवाल दे देता हूँ। रूटीन क्वेश्चन तो खैर क्या अभी तो उसमें तो मज़ा आएगा नहीं, या रूटीन दे देता हूँ जैसा, मिक्स कर लेते हैं, है ना? ए और बी बना दूंगा, 20 क्वेश्चन रूटीन हो जाएंगे और 5 क्वेश्चन थोड़ा हटके हो जाएंगे, है ना? ऐसा डीपी बना देते हैं। पीओसी भी ले लीजिएगा सर। पीओसी की डीपीपी आ तो गई थी यार, पिछली बार मैंने दिए थे, उसमें टेस्ट दिया था, उसमें पीओसी के सवाल थे ना? यस सर थे। हॉफमान एक या दो कार्बाइन। थे। हाँ था सर, हॉफमान कार्बाइलामीन वाला था। सर एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है कि शायद उसमें पीओसी का कवरेज कम था, और पीओसी में टेस्ट तो बहुत सारे हैं, तो एक बार उसका कवरेज ले लेना चाहिए, है ना? 2 क्वेश्चन थे, एक तो हॉफमान कार्बाइलामाइन का था और एक था वो फिनोप्थेलिन वाला था ना शायद, तो ही थे। ठीक तो है, वो भी उसी क्वेश्चन में ही था। पर्पल कलर में। ये सर एस्टर्स वाला टेस्ट था वो। फिनोप्थेलिन टेस्ट। सर हाँ सर अगर बताएं। टाइम हो तो केमिकल बॉन्डिंग का कुछ रिवीजन क्लास ले सकते हैं? रिवीजन सर प्लीज, बिल्कुल बहुत जरूरी ले है। सकते हैं, लेना तो सर एक चाहिए, बट हाइब्रिडाइजेशन का एक्चुअली बस। यस सर, मैं बॉन्डी का सर ले लीजिए सर। हाँ सर, बहुत सही रहेगा। मैं उसमें अभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, है ना? सर प्लीज मैं एक्चुअली थोड़ा क्या है सा। अभी। एक्स्ट्रा क्लास लगा के भी आप ले सकते हैं। हाँ सर प्लीज। अच्छा सुनो प्लीज। सुनो, अभी मैं एक काम करूंगा, आपको बॉन्डिंग जिन टीचर ने पढ़ाई है ना, आपके जो भी टीचर होंगे कंसर्न, मैं एक बार उनको बोल दूंगा, वही इसको स्मूथ करें तो ठीक रहेगा। एक्चुअली क्या है, फिर मैं अपन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे ना तो वो बाद में बात खुलती जाती है और फिर वो टॉपिक खुल जाएंगे नए, तो अपन उस तरफ ना जाएं तो अच्छा है। जो टॉपिक अभी आपके टीचर ने पढ़ाए हैं ना, आप उन्हीं को स्मूथ करें, मेरा फिलहाल पर्पस ये है। सर वो अभी अपन ट्राइफेनाइलिन वाले क्वेश्चन को सर, ट्राइफिनाइल वाले को एक तो नहीं। बना के देखो, उसका आंसर तो आ ही गया था, 9 आ बना रहे बना के आ गया था सर, हैं ना? 9 आ गया था। और एक अभी मेरे पास छोड़ दो आप, और उसको मैं बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी ऑनलाइन नहीं बताएंगे उसको। सर वो पीएनसी उसको वाला मेथड भी बताना। हाँ, उसको अभी रहने दो, उसको समय आने पे बताएंगे। एक सर मैंने सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर मेथड लगता है, वो तो बता ही दिया था आपको, है ना? सर सिर्फ एक क्लास हाइब्रिडाइजेशन का ले लेते हैं ना। अरे बच्चे, इसमें रिक्वेस्ट करने का नहीं है, आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी मैं आपकी क्लास लूंगा, आप निश्चिंत रहो। मगर यस सर, और अभी वाइटल मैं डायग्राम्स वाले। मतलब बीच में क्या होता है, थोड़ा सा एक सिचुएशन मैसी हो जाती है। कोई 12वीं वाले मेरे पीछे थोड़ी पड़े कि मुझे उनका रिवीजन क्लास लेना है, बट अब तो सब हमारा आपस की अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी क्लासें चल रही हैं रोजाना 6:30 से 8 हम मिलते हैं और हमारी क्लासें चलती रहती हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक इट लाइक अ रिक्वेस्ट, ये तो उनका हक है, तो ऐसी कोई आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई रेस्पेक्ट योर सेंटिमेंट, मगर अभी एक्चुअली क्या है, मैं सब्जेक्ट के बीच में नहीं आना चाहता। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है, कंसर्न टीचर साहब को चलने दीजिए, और फिर एक काम करेंगे ना अपन, जब GOC 2 पढ़ रहे होंगे तभी एक दिन उठा लूंगा बीच में, 2 5 10 लेक्चर के बाद,
यस सर। वो लेक्चर के अंदर ही फ्लो में कवर अप भी हो जाएगा। अभी उसको अपन अलग से इन्वॉल्व करें कोई मतलब नहीं है। सर तो इनऑर्गेनिक के सर को ही बोल दीजिए सर, रिवीजन क्लास। 24 मार्च से किस खुशी में? होली खेलने जाओगे आप? यस सर, 24 से 5 छुट्टियां रहेंगी सर। इतनी लंबी होली कौन खेलता है भाई? हाँ सही में सर। सर वो छुट्टी हमारे लिए वहां आने के लिए काम आएगी। सर मार्च में छुट्टी भी तो नहीं मिली इस साल 11th का एंड पे, तो वो 10 दिन का छुट्टी उधर मिल रहा है। सर वो क्लास 11 पर रिवीजन के लिए भी यूज हो सकता सर है। वो किताबों से होली खेलेंगे हम लोग। छुट्टी वुट्टी तो देखो अपन करेंगे नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर देखो मुश्किल से 24 मार्च से 4 अप्रैल बोल रहे हो ना, सो दिस सीम्स टू बी द स्पान ऑफ अ वीक। एक वीक के अंदर तुम क्या तो जाओगे और क्या आओगे, है ना? कोई नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो ट्रेन में बैठ के ट्रेन में वापस आ जाएगा, है ना? जिसको कहते हैं ना, एक घर पे शक्ल दिखा के आएगा, और तो क्या है भाई, घर कोई जाता है ना, बताऊं, कोटा का टेम्परामेंट ही होता है, कोटा कोई आता है तो उसको सेटल होने में कम से कम 1 सप्ताह लगता है। यहाँ बच्चों का मूड सप्ताह भर तक तो बहुत अजीब सा रहता है कि यार मन नहीं लग रहा है, सप्ताह भर बाद सेटल होता है। और जो यहाँ सेटल हो गया, मैं आपको लिटरल बता रहा हूँ, उसको घर अच्छा नहीं लगता। वो घर जाके ऐसा दुख पाता है उसकी, मतलब हाँ। यस सर। ये सर, क्या आपको क्या पता, अभी आप यहाँ सेटल नहीं हुए ना? सर 9th से है सर। हाँ, 9 से आप हो तो आपको पता लग गया होगा कि घर जाके मन नहीं लगता एक्चुअली, जो कोटा में। हाँ सर घर पे ज्यादा मन लगता है। सर बट Exceptions ऐसा are भी there. सुनने में आया कि अगर किसी बच्चे का मन नहीं लगता तो फिर वो दोबारा कोटा आता ही नहीं है कभी। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट ये तो खैर बोलने वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि चलो अपन अपना डिस्कशन यहाँ नहीं रख के और उसको फाइनलाइजेशन पे लेके चलते हैं। सर फाइनलाइजेशन वो को जब NO2 और NH2 वाला सर बता देते। NO2 और NH2 वाला क्या बच्चे? सर मेटा पोजीशन पे मेटा होता है वाला, तो वो बता देता हूँ। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपन स्विच करते हैं वापस से। अच्छा, ये गलत हो गया यार, वापस से वो लंबा प्रोसेस चला गया। ये स्टेटमेंट मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। जब मैंने काउंटिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे तभी बताया था कि भाई मेटा पोजीशन पे +m और -m ऑपरेट नहीं करता। फिर मीजोमेरिक जब पढ़ाया तब भी इसको मैंने लिखवाया था कि ऐसा ऑपरेट नहीं करता। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। क्या यहाँ पे OH का +m और NO2 का -m दोनों लगेंगे क्या? तो बच्चों का कहना क्या होता है कि सर ये तो आपस में मेटा पे हैं, तो ये तो नहीं लगने चाहिए। ये तो आपस में मेटा पे हैं, तो ये तो नहीं लगने चाहिए। सर एक्चुअली NO2 का -m ज्यादा स्ट्रांग है तो वैसे बोल सकते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि +m और -m में तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है कि कौन ज्यादा है। +m का कंपैरिजन +m से होगा और -m का कंपैरिजन -m से होगा। इसमें आप कोई संशय ना रखें। मेक इट स्मूथ एंड मेक इट फाइनल। मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं वो ये है बच्चों, इसका +m भी लगेगा यहाँ पे और इसका -m भी लगेगा यहाँ पे।
किस पे? जवाब है बेंजीन पे, क्योंकि प्लस एम और माइनस एम बेंजीन पे लगते हैं। अब जो हम ये स्टेटमेंट बोलते थे ना कि भाई मेटा पे नहीं लगते, तो मेटा पोजीशन तो ये है, ये कार्बन है। इसका मतलब ये है कि जब ये अपना प्लस एम लगाएगा तो इसके प्लस एम से जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये देखो आया, ये या तो ऑर्थो पे जाएगा या इस मेटा वाले कार्बन पे नहीं आएगा। मेरा पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे एक पेज और चाहिए, आ गया। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि मैं उसी मॉलिक्यूल को दोबारा बनाता हूं। ये लो, क्योंकि ये दोनों आपस में मेटा पे हैं तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट नहीं कर पाएंगे। मतलब इसका प्लस एम इसका माइनस एम के साथ आपस में कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, दोनों आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं बिठा पाएंगे। मेरा मतलब क्या है, मैं आपको इससे समझाता हूं। ये देखो आप, ये प्लस एम, अग्री और नॉट? यस सर। और ये माइनस एम, और दोनों सिंक्रो में लगा दिए मैंने, बिल्कुल एक साथ लगा दिए। तो दो बातें, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में OH का प्लस एम लगेगा, NO2 का माइनस एम लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल लगेगा। ये लो लगा दिए। इधर क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में OH का प्लस एम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यस सर। माइनस एम लगेगा? बिल्कुल लगेगा। किसको लगाते हैं ये इफेक्ट? बेंजीन को तो लगाएंगे, अपन मना थोड़ी कर रहे हैं, बेंजीन को लगाएंगे, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेंजीन को तो यहां भी इफेक्ट लगाएंगे, बेंजीन को यहां भी इफेक्ट लगाएंगे, बट कहना ये चाहता हूं कि यहां दोनों सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएंगे, एक दूसरे का प्लस एम भी फील करेंगे, बेंजीन के साथ भी फील करेंगे। यहाँ बेंजीन के साथ तो करेंगे, बट एक दूसरे का प्लस एम माइनस एम एक दूसरे के साथ फील म्यूचुअल नहीं करेंगे। आप इस लोन पेयर को किसी भी कीमत पे इस NO2 के अंदर नहीं डाल सकते, ये कह रहा हूं। क्योंकि ये NO2 जब कॉन्जुगेशन करेगा तो जब OH कॉन्जुगेशन करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा, फिर ऑर्थो पे आएगा। इस पॉइंट पे तो आया ही नहीं, और इस पॉइंट पे नहीं आएगा, मतलब ये NO2 के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, या डाउट है? सर इससे फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा और नुकसान के लिए इट इज नॉट द स्टैटिस्टिक्स एंड कॉमर्स गोइंग ऑन कि फायदा और नुकसान, वो तो बहुत आगे की बात है। अभी पूरी 12th क्लास इस इफेक्ट पे बेस्ड है। इमीडिएट फायदा और नुकसान वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बातें जो है ना, उनके अंदर करेक्टनेस जो है, जैसे आपने देखा होगा ना, या मैं एक ही बात को 4 लेक्चर से बार बार कह रहा हूँ और आपको चारों बार उसमें नया सीखने को मिल रहा होगा। भाई एक बात बताओ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना तो मैंने आपको सेकंड क्लास में सिखा दिया था। मेरे सेकंड लेक्चर के अंदर आपको क्लियर हो गया था कि भाई सेकंड लेक्चर में तो मैं काउंटिंग सिखा रहा था आपको, इनफैक्ट ये लेवल क्रिएट कर दिया था ना। बट आप देखो उसके बाद प्लस एम माइनस एम पढ़ा, कितना फर्क है बातों में। प्लस एम माइनस एम दोनों लगेंगे, यहां पे भी प्लस एम माइनस एम लगेंगे, नहीं लगेंगे? लगेंगे। बट ये तो मेटा पे हैं, फिर कैसे लगेंगे? बेंजीन पे लगाने होते हैं इसलिए लगेंगे। फिर जो हम कहते हैं नहीं लगेंगे, वो किसके लिए कहते हैं कि इसका प्लस एम बेंजीन पे तो लगेगा, NO2 पे नहीं लगेगा। फिर NO2 का माइनस एम बेंजीन पे लगेगा, फिनॉल पे लगेगा। ये म्यूचुअली एक दूसरे का प्लस एम माइनस एम फील नहीं करेंगे, और ये सब करेंगे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली वो जो अपन ने GOC2 है ना, वो इसके अंदर मिक्स इसलिए नहीं की। अभी हाय तौबा में मैं क्या क्रैश कोर्स जैसे उसको फिनिश कर देता कि हाँ ये ऐसे कर लेना, ये वैसे कर लेना, वो टॉपिक उड़ जाता आपका। चलो सर पेज 1 एक बार दिखा दीजिए ना। पेज 1, हाँ पेज 1 लो।
थैंक यू सर। हाँ जी सर पूछिए। अगर एम इफेक्ट ज्यादा तगड़ा होता है आई इफेक्ट से, तो सर डाइपोल मोमेंट में क्यों नहीं उसका कुछ रूल आता है? डाइपोल मोमेंट्स का रूल लिया तो था अपन ने यार, कैसी बातें कर रहे हो? एम इफेक्ट का रोल डाइपोल मोमेंट में लिया तो था अपन ने। लास्ट लेक्चर देख लेना मेरा, वो जो 3 घंटे वाला था ना, उसमें है एम इफेक्ट लास्ट में, डाइपोल सर मोमेंट आपने बताता है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 भी होमवर्क में दिया था शायद। उसमें 3-4 क्वेश्चंस आ रही हैं, बिगाड़ रखा है। हालांकि उसमें एक बेंजीन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो करवाता हूँ मैं आपको, देखो। इसमें इंटरनल स्टोरेज भी तो है, उसमें अपन स्टोर कर सकते हैं। तो अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये आगे अपन आईआईटी की शीटों पे है ना। एक तो आप खुद देख लो, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, वेरी पर्टिकुलरली दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा ओवरलैप होता है, ठीक है? इट इज सिग्मा पी। सिंपल था ना ये तो। अब आगे चलते हैं, देखो आप खुद देखना, ये कैटाइन वाले क्वेश्चन है, 6 और 7 करने नहीं है अपने को, है ना। 4 के बी और सी में, हाँ बी और सी में कंफ्यूजन आप ले सकते हैं अपने लेवल पे। तो एक्चुअली क्वेश्चन लीस्ट स्टेबल है, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। बी और सी के अंदर ये एग्जैक्टली कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑल्दो रेसिप्रोकेटिंग रूल से कई बार लोग समझा देते हैं। रेसिप्रोकेटिंग रूल क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज पास पास हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पास पास हो तो स्टेबिलिटी, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज पास पास हो तो स्टेबिलिटी कम होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पास पास हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट एक्चुअली क्या है कि मतलब एक ऑर्गेनिक में क्या होता है, हर चीज जो है ना वो थर्मोडायनेमिकल रूल से नहीं चलती, थोड़ी सी उसमें अकल भी लगानी पड़ती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछने वाला देखो लीस्ट पे चल रहा है, तो लीस्ट के हिसाब से करना है। 6 और 7 नहीं करने थे, बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये कहाँ से आ गया भाई? मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं अपन सीधा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2013 में फिर आया, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन। तो टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन का मतलब क्या मान के चल रहे हैं बेटा अपन? कैटायन का मतलब क्या मान के चल रहे हैं अपन? सिग्मा और एम्प्टी ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। सिग्मा कौन सा वाला होता है इसमें? sp3। और 2 ब्यूटीन ऐसा होगा, 2 ब्यूटीन के अंदर ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और ये जो पाई बॉन्ड जो है ना, ये तो सिर्फ अपन दिखाने का मूव करते हैं, प्रैक्टिकली ये गलत है। प्रैक्टिकली ये अल्फा हाइड्रोजन इसके एंटी बॉन्डिंग में जाके ओवरलैप करती है। तो आप देखो कि बेसिकली दिस इज सिग्मा पी एम्प्टी ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? तो ऐसे ऑप्शन भी कई बार आ जाते हैं, इनको हम बिल्कुल ऐसा मानते हैं जानलेवा क्वेश्चंस हैं ये क्लास में अपन ने करे ही ये क्वेश्चंस, है ना। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो इन्होंने कहाँ गायब कर दिया? नहीं, वो सबसे सेकंड ऊपर है होना सर। चाहिए, तो सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ ये रहा सेकंड। अब ये अगेन मतलब दिस इज क्लास 1 क्वेश्चन, है ना। क्लास 1 का मतलब पहली क्लास का नहीं है,
फर्स्ट क्लास क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना अपन, फर्स्ट क्लास मतलब आप समझ जाओ, है ना। तो प्रीमियर क्लास क्वेश्चन है, मतलब ये प्रीमियर क्वेश्चन जिसको हाँ बिजनेस क्लास क्वेश्चन कह रहा है बच्चा। कौन था ये? तू बिजनेस क्लास। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस बात को प्रूव करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है जेई के अंदर। अब इसका कुछ बैकग्राउंड है फिलहाल। हाँ, इसमें पर्पस क्या है मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर डिटेल्स तो इसकी कवर अप होती रहेंगी। पर्पस इसका ये है बच्चों कि इस पूरी रिंग में ये पोर्शंस ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि ये पोर्शंस एंटी एरोमेटिक है। तो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें अभी भी एंटी एरोमेटिक पोर्शंस हैं, और ये इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें सारी एंटी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, सिर्फ एरोमेटिसिटी बची है, सिर्फ स्टेबिलिटी बची है। तो हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन थे, 3 मोल हाइड्रोजन को हम कहाँ कहाँ लगाएं? तो उसका जवाब है कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, रिंग बीच वाली रिंग के तीनों, इसको उड़ाने से तीनों एंटी एरोमेटिसिटी एक साथ समाप्त हो जाएंगी। तो आई थिंक लीनियर एंड आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। ये बात है भाई बच्चों। आई थिंक इस वीक में हमारी और क्लास तो नहीं है अब, है ना? नहीं है सर। तो बाय दिस वी कंक्लूड द 11th क्लास, है ना। और 11th क्लास का कंक्लूजन जो है वो ऑर्गेनिक में यही निकलता है कि आपने जो लास्ट में टॉपिक पढ़े, ये ड्राइविंग फोर्स है, आप मान के चलिए। अभी ऐसे ही किसी के साथ डिस्कस भी हो रहा था कि आजकल GOC 1 और 2 से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इसको ऑब्सोलीट मान के नहीं चलना, क्योंकि हुआ क्या करता था, मतलब हम लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया है GOC 1 और 2 पढ़ा के इसी ज़माने में, क्योंकि GOC 1 और 2 से क्वेश्चन ही नहीं आते थे। आप देखो ना, रेजोनिंग स्ट्रक्चर कितने कम क्वेश्चन है, और वो जो भी हैं वो रिसेंट में है। 1990 से लेके और 2005 का स्पान देखोगे तो कितना हो गया, 15 साल। इन 15 सालों में तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन है GOC 1 और 2 में से। फिर नेक्स्ट 10 साल देखें तो थोड़ा बढ़ रहे हैं, और अभी पिछले 4-5 साल के अंदर तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं GOC 1 और 2 में से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कैटायंस, एनायंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, इन सब पे अच्छे से फोकस करना है। इसका ऑलमोस्ट 50% पोर्शन आप कर चुके हो, रेस्ट 50% पोर्शन अपन 12th के अंदर कवर अप करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और